हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 24 डिपार्टमेंट में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाल दी है और 37 डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और 37 डिपार्टमेंट में ही इन्होंने प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकाली है, जिसका कंप्लीट जो डिटेल एनालिसिस है वो मैंने किया है और वो मैं आपको शेयर करूँगा आपसे मैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में कितनी कितनी पोस्ट निकली है, किन किन सब्जेक्ट की निकली है, कैसे आप अप्लाई करोगे, कौन कौन एलिजिबल है, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन क्या है, और इसके बारे में जो अदर जो एलिजिबिलिटी है उस पर भी मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेनली जो मैं डिस्कशन करूंगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करूंगा और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पर कि उनके लिए कितनी कितनी पोस्ट निकली है और आप किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, स्क्रीनिंग होगी तो किस तरीके से होगी, और बाकी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किस तरीके से किया जाएगा, इस पर मैं आपसे एक बार यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए तीनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी है। जैसे ही आप गूगल पर टाइप करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, जिसमें आप अगर ये ऐसे लिख देते हो वर्क विद DU, वर्क विद दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपके सामने सीधा ये पेज खुल जाएगा। ये आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखो जो टॉप 3 एडवर्टाइजमेंट हैं यहाँ पर आप देखेंगे। एक तो है यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एक है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, एक है अपने पास थर्ड नंबर का फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इन वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब तीनों डिपार्टमेंट तीनों जो पोस्ट हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। एक एडवर्टाइजमेंट तो आपके लिए प्रोफेसर के लिए है, एक एसोसिएट के लिए और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे मैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो आपके पास काफ़ी सारे लिंक और खुल जाएंगे, जिसमें इसे बताया गया है कि एक तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में आया है, एक वैकेंसी के बारे में आया है कि किस किस सब्जेक्ट में, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। एक है अपना क्वालिफिकेशन के बारे में, एक स्क्रीनिंग गाइडलाइन के बारे में है कि स्क्रीनिंग किस तरीके से होगी, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किस तरीके से होंगे और आगे की प्रोसेस। एक है जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे तो कितनी फीस है एक और क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके बाद लास्ट में है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। और यही जो सारी चीज़ें हैं, ये जो 6 पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट यहाँ पर भी हैं। किसके लिए? ये प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी हैं, लेकिन आपको ये लगेगा जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर ये देखोगे आप यहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 116 पोस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 313। हालांकि ये तो बहुत अच्छा खासा एक डिजिट है ये 313 पोस्ट तो। ठीक है, 313, और प्रोफेसर पोस्ट के लिए 145, जबकि एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए तो बहुत कम पोस्ट निकलती हैं और असिस्टेंट के लिए ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई हैं। असिस्टेंट के लिए कम है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतनी कम पोस्ट क्यों निकाली है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत फ्रीक्वेंसी से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकालता रहता है। एसोसिएट की भी निकालता है, प्रोफेसर की भी निकालता है, लेकिन यहाँ पर एसोसिएट और प्रोफेसर की ज़्यादा पोस्ट निकली है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एक फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी इसकी वैकेंसी निकालता रहता है, इसलिए यहाँ पर अभी केवल 116 पोस्ट आपको देखने को मिली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग में यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, कि कितना नंबर है और उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरीके से है। एसोसिएट का भी बताऊंगा और आपको प्रोफेसर के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन के बारे में। ये रहा, इसमें से ये बात बताई हुई है कि आप 24 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था ये, ठीक है, किसमें? रोजगार समाचार में। ठीक है, तो उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आप 2 वीक के बाद तक इसमें अप्लाई कर सकते हो और जो भी लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर निकाला गया है नोटिफिकेशन। आगे बात करें हम तो देखो, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक बार मैं थोड़ा यहाँ पर फीस वगैरह पे बात कर लेता हूँ। इधर अपन देखें तो ये है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखो, ये रही फीस के बारे में। यहाँ पर देख लो कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीस है वो 2000 रुपये है। ठीक है, OBC और EWS जो कैटेगरी है एंड वुमेन एप्लीकेंट्स उनके लिए 1500 है, SC ST एस्पिरेंट्स के लिए 1000 है, और PWBD जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 है। क्लियर है? इस तरीके से है। एक बार फीस अगर जमा हो गई तो उसके बाद ये वापस नहीं मिलेगी आपको, ये तो सबके लिए होते हैं ये। अब यहाँ पर बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकली हुई हैं, इसका यहाँ पर ये साफ आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 34 डिपार्टमेंट में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 34 डिपार्टमेंट में और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 37 डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 116 है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो लॉ में है। किसमें है? लॉ। ये रहा लॉ सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट है कितनी? 32। और हम देखेंगे कि एसोसिएट प्रोफेसर में भी लॉ में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 87 और
प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी लॉ में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 30। तो लॉ में तो हम देखेंगे कि लॉ में तो जो लॉ के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये मान के चलना कि काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है इनके लिए, मोर देन मतलब लगभग 150 के आसपास है। अगर अपन असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों पोस्ट को मिला दें तो लॉ सब्जेक्ट से टोटल यहाँ पर लगभग 147 के आसपास यहाँ पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से है। यहाँ पर अफ्रीकन स्टडीज़ है, एंथ्रोपोलॉजी है, यहाँ पर बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की यहाँ पर हम देखेंगे 2 पोस्ट निकली हुई है, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। एक तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, एससी कैटेगरी वाले और अनरिजर्व कैटेगरी बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सीट जो है वो अनरिजर्व की है, ठीक है, और एक एससी कैटेगरी की है। तो टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। 2 कॉमर्स की हैं, कंप्यूटर साइंस की एक है। इस तरीके से यहाँ पर ईस्ट एशियन स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है। यहाँ पर हम देखें जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ है, हिंदी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन है, लॉ है, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। मैनेजमेंट स्टडीज़ है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्टडीज़ है, म्यूज़िक है, ऑपरेशनल रिसर्च है, और पर्शियन है, फिलॉसफी है, फिजिक्स एंड ये एस्ट्रोफिजिक्स है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 34 डिपार्टमेंट में साइंस में भी निकली हुई है, फिजिक्स में निकली है, जूलॉजी में निकली है, केमिस्ट्री में निकली है, बॉटनी में निकली है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल हम देखें, जूलॉजी में हम देखें तो 3 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर देखो, जूलॉजी में 3 है, केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 हैं, तो टोटल अल्टीमेटली देखें तो हम 116 पोस्ट निकली हुई है। क्लियर। तो ये है किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर की हम देखें तो आप सब्जेक्ट देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पर, और हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है लॉ में निकली हुई है 87। देखो इधर, ये लॉ में कितनी पोस्ट निकली हुई है, 87 पोस्ट। क्लियर है। और टोटल जो पोस्ट है वो 313 है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। और प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर में भी लॉ की सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है, कितनी, 30। कितनी निकली यहाँ पर, 30 पोस्ट है प्रोफेसर पोस्ट के लिए। और हम टोटल पोस्ट देखें तो 145 हैं इधर, ठीक है। जिसमें देखो यहाँ पर 6 पोस्ट किसके लिए हैं, सोशोलॉजी के लिए हैं, जूलॉजी के लिए देखें तो 4 है। इस तरीके से यहाँ पर ये पोस्ट निकली हुई हैं आपके सामने। क्लियर। बॉटनी में देखें तो बॉटनी में भी ज़्यादा कम पोस्ट नहीं है, टोटल 9 पोस्ट है, मतलब सबकी निकली हुई है। अनरिजर्व्ड की 2, एससी की 2, एसटी की 1, 2 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की, और जो पीडब्ल्यूबीडी है उसकी भी 1, मतलब सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पोस्ट तो यहाँ पर निकली हुई है। क्लियर है। ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। देखो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस से बिलोंग करते हैं, या इससे वो एग्ज़ाम देंगे अपना, या इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि 55% जो है पीजी में यहाँ पर क्या चाहिए, उनके लिए मार्क्स चाहिए 55%। क्लियर। उसके बाद हम देखें तो उनको जो है नेट चाहिए यूजीसी और सीएसआईआर से। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली है कि यहाँ पर अगर किसी ने पीएचडी कर रखी है कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जो कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, वो सीधे यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात और बोली गई है, ये देखो यहाँ पर 1 मिनट, जो ये है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये आप देख लेना कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए किस तरीके से है। एक मेन चीज़ और बोली यहाँ पर डिज़ायरेबल, किसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन ज़्यादा डिजर्व करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिनके पास टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और जिनके पेपर्स प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेज एंड पब्लिश इन रेफर्ड जनरल, जिनके जो पेपर्स हैं वो भी अच्छे खासे जनरल में हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। और हर एक पेपर का यहाँ पर एपीआई स्कोर भी है। टोटल आपके 5 पेपर, जो टॉप 5 पेपर्स होंगे वो यहाँ पर आपके काउंट होंगे, ठीक है। एपीआई स्कोर में टोटल आपके जो पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 10 पॉइंट एपीआई स्कोर में मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा उसका भी क्या मतलब सिस्टम है, ठीक है। और ये म्यूज़िक के लिए है, तो ये आप देख लेना मेन तो मैं आपको इस पर ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ये आप देख लेना, ठीक है, किस तरीके से होगा। उसके बाद आगे क्या होगी, आगे की प्रोसेस वो आप इसमें देख सकते हैं आराम से, इस नोटिफिकेशन में, ये मैंने आपको मेनली बता दिया। इसके बाद आगे देखिए हम, ये देखो इसके बाद आगे की स्क्रीनिंग होगी, कैसे होगी, क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं जो रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जो पीएससी लेती है, कि वो पहले एक तो अपने लेती है जीके का, और 2 पेपर जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के होते हैं, जैसा कि आरपीएससी में होता है, ठीक है। तो वैसा यहाँ पर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर सीधे क्या होगा, सबसे पहले आपके जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के बेसिस पर आपका क्या होगा, इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, ठीक है, उसी को अपन के बोलेंगे स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो होगी यहाँ पर सीधे होगी,
उसमें आपके यूजी और पीजी के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, उसके बेस पे यहाँ पे एपीएस स्कोर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपके पास पीएचडी है, नेट विद जेआरएफ है, मतलब जेआरएफ विद नेट है, उसके पॉइंट है यहाँ पर। आपका अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसके अलग पॉइंट है आपके पास, अगर रिसर्च पेपर है तो उसके अलग पॉइंट है आपके पास, कोई अवार्ड है स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, उसके अलग पॉइंट है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बताया। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, देखो टोटल 100 एपीआई रहेगा आपका, टोटल जो मतलब मार्किंग होगी वो टोटल स्कोर होगा कितना इसका 100, जिसमें से 10 नंबर तो आपके किसके होंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के, 10 जो होंगे आपके रिसर्च पब्लिकेशन के होंगे, और 80 जो होगा वो आपके एकेडमिक का होगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर 100 में से कम 65 तो आपके आने ही चाहिए मिनिमम। अगर 65 ही आपके नहीं आते हैं तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है पीएचडी। मतलब पीएचडी आप देखोगे कि पीएचडी से अगर जिसके पास है तो उसको 30 पॉइंट जो है एपीएस स्कोर में सीधे मिल रहे हैं उसको, ठीक है। तो देखो ये 100 जो है एपीएस स्कोर किस तरीके से बनेगा टोटल, मतलब किस किस तरीके से इसका डिवाइडेशन किया गया है। ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर किसी के 80% से ज़्यादा हैं तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे, 15 पॉइंट मिलेंगे। 60% से 80% के बीच में है तो उसको 13 पॉइंट मिलेंगे। और अगर 55% से कम है, मतलब 55 to 60 है तो 10, और अगर 45% से 55 के बीच में है तो 5। पीजी में बात करें तो 80% या उस अबव है तो 25 पॉइंट मिलेंगे उसको, 60 to 80 है तो 23, और 50% मतलब 50% से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, लगभग इसके आसपास 60 तक, तो उसको 20 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। एमफिल है, एमटेक है, एलएलएम है, या फिर एमएड है और इक्विवेलेंट है तो उसको अगर उसमें भी 60% अबव है तो 7, और अगर 55% से ये 60% के बीच में है तो 5 पॉइंट्स। क्लियर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ और देखेंगे अपन, इधर पीएचडी किसी के पास है 4th तो उसको 30 पॉइंट सीधे सीधे मिल रहे हैं, और नेट विद जेआरएफ है तो उसको 7 पॉइंट, और केवल नेट है तो 5 पॉइंट्स। क्लियर। अगर रिसर्च पेपर है उसके तो एक रिसर्च पेपर का उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश इन यूजीसी केयर लिस्ट और स्कोपस इंडेक्स, ठीक है। तो अगर एक पेपर है तो उसको 2.2 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर। टोटल केवल अब किसी के पास 20 पेपर हैं तो उसके केवल 5 ही गिने जाएंगे टॉप 5, ठीक है। तो टोटल वो मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकता है, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। किसी के पास 5 साल का है तो उसको 10 मिल सकते हैं मैक्सिमम। किसी के पास 10 साल का है तो उसको भी 10 ही मिलेंगे, 5 साल का है तो भी 10 ही मिलेंगे। क्लियर है। तो इसमें टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस ही है इसमें। अवार्ड की बात करें, अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है तो उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड मिला हुआ है उसको तो फिर उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हम देखें, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि कोई बोले कि मैंने तो एमफिल भी किया हुआ है, मैंने तो पीएचडी भी किया हुआ है, मेरे पास तो एमटेक भी, तो इस तरीके के जो हैं उन सबको एक साथ किया गया है इसमें। मतलब एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड और इक्विवेलेंट और पीएचडी, इन सभी में आपको अगर किसी के पास ये सारी डिग्रियां भी हैं या इसमें 2 हैं या 3 हैं जो भी है, जैसे बहुत सारे होते हैं जिनके पास एमफिल भी है और पीएचडी भी है, तो उनको केवल और केवल पीएचडी के हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर किसके हैं? पीएचडी के 30, तो 30 ही मिलेंगे उसको। अब चाहे उसने एमएड कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो, एलएलएम हो, कुछ भी हो। क्लियर है। मतलब इनमें केवल और केवल वो 30 मार्क्स ही यहाँ पर गेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको पीएचडी के भी मिल गए 30 मार्क्स और एमफिल के भी मिल गए। एमफिल के यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें अगर किसी के मोर देन 60% है तो 7 मार्क्स। तो ऐसा नहीं कि 30 + 7 37 मिल जाएंगे उसको, वो मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 30 ही मिलेंगे। क्लियर, ये बोला गया है यहाँ पर। जेआरएफ है किसी के पास तो उसको 7 नंबर मिलेंगे जेआरएफ विद नेट को। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जेआरएफ के लिए ले लिए उन्होंने 7 पॉइंट और नेट के अलग से ले लिए उन्होंने 5 पॉइंट, 12 नहीं मिलेंगे, केवल 7 ही मिलेंगे उनको। अवार्ड कैटेगरी में देखें, अगर किसी के पास यहाँ पर देखो स्टेट लेवल पर अवार्ड है तो उसको 2 मार्क्स, और अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर है तो उसको 3 मार्क्स। तो ऐसा नहीं किसी के पास नेशनल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है तो उसको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, मैक्सिमम यहाँ पर कितने मिलेंगे? यहाँ पर 3 मार्क्स ही मिल पाएंगे इस तरीके से। तो एकेडमिक स्कोर आपके कितने हो गए? 80 मार्क्स का। रिसर्च पब्लिकेशन आपके हो गए 10 मार्क्स के, और टीचिंग एक्सपीरियंस आपके कितना हो गया? 10 मार्क्स का। इसलिए इस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स में से आपके क्या निकलेगा? यहाँ पर एपीएस स्कोर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस और इंडिकेटर, इस तरीके से फुल फॉर्म होती है इसकी एपीएस स्कोर की। तो यहाँ देखेंगे अपन कि 100 में से आपके चाहिए। और अब देखो यहाँ बोला गया है कि द स्क्रीनिंग कमिटी विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट इंडिकेटिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन descending order. That means starting from the candidate getting the highest marks towards the candidate getting the lower marks. मतलब सबसे पहले क्या होगा, जो हाईएस्ट जिसके एपीएस स्कोर होगा वहाँ से काउंट करते करते वो लोएस्ट मार्क्स तक लेकर आएंगे, ठीक है। द एप्लीकेंट सिक्योरिंग लेस देन 65 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। मतलब जिसके 65 मार्क्स भी नहीं बन रहे या उससे कम है 65 से, तो वो शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट की लिस्ट है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। इस तरीके से
यहाँ बोला गया है, ठीक है। अब बाकी बात मैंने आपको बता दी है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आप खुद भी देख लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस तरीके से तो मेन बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, सब्जेक्ट वाइज बता दी मैंने आपको, और जो कैटेगरी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम होगा, नहीं होगा, तो एग्जाम तो यहाँ पर नहीं होगा, सीधे स्क्रीनिंग होगी, वो भी किस तरीके से होगी, वो आपके एकेडमिक बेस होगी, उसके बाद आपको आपका इंटरव्यू होगा, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ फाइनल सिलेक्शन होगा, क्लियर। असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। फिर और आपको कोई और अधिक जानकारी जाननी हो तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। पोस्ट अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पोस्ट है, सिलेक्शन अगर लेना होता है तो एक पोस्ट पर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जो लोग पीएचडी कैंडिडेट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी सुनहरा मौका है। लेकिन जिनके पास पीएचडी नहीं है तो उनके 30 मार्क्स जो हैं एपीआई में सीधे कम हो गए। अब 100 में से 30 तो वैसे ही कम हो गए, कितने बचे, 70। तो अल्टीमेटली मैं ये कह दूं कि जिनके पास पीएचडी नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लगभग ऐसा है। क्योंकि सबके ऐसा नहीं होता कि सबकी यूजी पीजी में मतलब मोर देन 80% मार्क्स हों, सबके पास नेट विद जेआरएफ भी हो। मतलब कई ऐसे हैं जिनके पास केवल नेट होती है, जेआरएफ नहीं होती। कई ऐसे हैं जिनके पास जो रिसर्च पेपर हैं वो टोटल नहीं हो पाते, 2 या 3 ही होते हैं, पूरे 5 नहीं है, ठीक है। कई ऐसे जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर किसी के पास पीएचडी नहीं है तो उसने 30 मार्क्स तो वैसे ही वहाँ पर खो दिए, तो 70 मार्क्स में से मार्किंग होगी। अब 70 में से 5 ही तो रहे केवल, बाकी 65 से नीचे तो वो वैसे भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से जिनके पास पीएचडी नहीं है तो वो एक बार के लिए इसमें अप्लाई ना ही करें तो भी ठीक है, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस के तौर पर आप इसको देना चाहते हो तो बिल्कुल दो, लेकिन जिनके पास पीएचडी है उनके लिए तो बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है दोस्तों ये वाला, ठीक है। तो अगर कोई भी और आपको जानना हो इसके बारे में, अदर अपडेट जाननी हो कुछ और भी कि भाई इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, हाँ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पर देखो अप्लाई कैसे करोगे, ये यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, ये इसमें लास्ट में ही लिंक लिखा हुआ है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, वैकेंसी मैंने आपको बता दी किस तरीके से निकली है, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया, स्क्रीनिंग गाइडलाइन के बारे में मैंने बता ही दिया। जनरल इंस्ट्रक्शन जो थे वो स्टार्टिंग में मैंने खोला हुआ था पेज, ये रहे जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये देखो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मेनली जो है यहाँ पर है लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आप अपना जो बेसिक डिटेल है वो डाल के और आप अपनी मेल आईडी और मेल आईडी दोबारा डाल के, पासवर्ड डाल के और फ़ोन नंबर डाल के और एक कैप्चा डाल के आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना, आपके पास कंप्लीट मतलब काफ़ी सारा एक बड़ा पेज खुल जाएगा। उसमें आपको सारी बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, आपके रिसर्च पेपर के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, यूजी पीजी नेट पीएचडी एमफिल जो भी है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर मेंशन होगी, क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है। तो ये है पूरा कंप्लीट आपका परफॉर्मा, और मैंने आपको बता दिया वैकेंसी के बारे में, पूरा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कोई भी और भी बात आपको जाननी हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।